जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि मा ज़ियाओ ने अपनी काफी ज्यादा खतरनाक पावर दिखाते हुए मैच को बड़ी ही आसानी से जीत लिया था और ऐसा करके ये काफी ज्यादा खुश भी हुई थी। और जब ये होटल में बैठी बैठी खुश हो रही थी तभी यहाँ पे टीचर वांग आ जाते हैं जो कि काफी ज्यादा सीरियस होते हैं और ये कहते हैं कि मा ज़ियाओ वहाँ पे तुम क्या करना चाहती थी और तुमने अपने आप को कैप्टन के रूप में डिस्ग्रेस किया है और हमारा जो बैटल प्लान था तुमने उसे फॉलो क्यों नहीं किया। और टीचर वांग को देख के मा ज़ियाओ चौंक जाती है और इनकी बातों पे गुस्सा होते हुए कहती है कि आखिर मैं कैसे गलत हो सकती हूँ, मैंने जो भी किया वो सब जीत के लिए ही किया है और अंत में तो हम बड़ी ही आसानी से जीत भी गए। तो टीचर वांग इस पे काफी खतरनाक तरीके से गुस्सा करते हुए कहते हैं कि आसानी से हमारे फ्यूचर में जो अपोनेंट्स होंगे वो सभी ही डार्लिंग एकेडमी से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे और हमारा जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अपोनेंट है वो सन मून रॉयल सोल स्पिरिट एकेडमी है और जब हमारा मैच शुरू होगा तब उन्हें हमारी सारी एबिलिटीज के बारे में पता होगा और तुम्हारे खिलाफ डील करने के लिए वो कोई ना कोई स्ट्रेटेजी बना ही लेंगे। और शहर की ग्लोरी के लिए उन बच्चों ने अपने पूरे पराक्रम के साथ लड़ा और हर मैच के अंदर जीतने के लिए उन्हें काफी सफर भी करना पड़ा और बस तुम्हारी लापरवाही की वजह से सब बर्बाद हो गया और तुम कैसे उन सभी के हार्ड वर्क को बर्बाद कर सकती हो। और टीचर वांग के लेक्चर को सुन के मा ज़ियाओ मुंह बनाते हुए कहती है कि लेकिन शायद आपकी स्ट्रेटेजी भी काम नहीं करती। तो टीचर वांग कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझे ज्यादा कुछ नहीं समझती हो मेरी एबिलिटीज की वजह से, लेकिन मैं तुम्हें बता देता हूँ कि मैं इस टीम का कोच हूँ और अगर तुम वादा नहीं कर सकती हो कि तुम एक कैप्टन के रूप में अपनी ड्यूटीज को नहीं उठाओगी तो तुम अगले मैचों में पार्टिसिपेट नहीं करोगी और सारी जिम्मेदारियों को मैं खुद उठा लूंगा। जाके इस बारे में ध्यान से सोचो कि एक कैप्टन को कैसे एक्ट करना चाहिए। और जब मा ज़ियाओ सुनती है कि इसको फाइट नहीं करने दिया जाएगा तो इसके काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और जब मा ज़ियाओ यहाँ से चली जाती है तो टीचर वांग राहत की सांस लेते हैं और मन में कहते हैं कि ये कुछ ज्यादा ही हो गया था लेकिन आखिरकार मैंने कह ही दिया और वैसे तो मेरा जो स्टेटस स्कूल के अंदर है वो मा ज़ियाओ का मुकाबला नहीं कर सकता है लेकिन मुझे मा ज़ियाओ को उसकी गलती को बता के उसे सुधरवाना होगा और शहर की ग्लोरी के लिए और जीत के लिए मैं पीछे हट नहीं सकता हूँ और मैं वो सब कुछ करूंगा जो मैं बैटल ग्राउंड के पीछे खड़ा होकर कर सकता हूँ। और जैसे ही टीचर वांग का ध्यान टेबल पे रखे हुए एक बॉक्स के ऊपर जाता है तो वो पाते हैं कि उसमें से तो काफी डेडली ऑरा निकल रहा है जिसे देख के इनके काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और ये अपने सिर के बालों को नोचते हुए मन में कहते हैं कि ये तो वही पहले वाला डेंजरस ऑरा है और उस स्वॉर्ड का इविल ऑरा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जिसे यहाँ तक कि मेरी ग्रेट 4 डायमेंशन रिंग भी नहीं रोक सकती है और इस चीज से मैं युहा को निपटने देता हूँ। इसके बाद टीचर वांग युहा को यहाँ पे बुला लेते हैं और जैसे युहा यहाँ पे आता है तो ये स्पिरिट कार्विंग नाइफ की तरफ इशारा करते हुए उससे कहते हैं कि युहा मुझे याद है कि तुमने पहले जिक्र किया था कि तुम्हारे पास कोई रास्ता है इस नाइफ को आजाद करने का उस डेमोनिक ऑरा से जो कि इसके अंदर है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और फिर ये अपनी रिंग दिखाते हुए कहते हैं कि यहाँ तक कि मेरी ग्रेट 4 डायमेंशन रिंग भी इसे नहीं रोक सकती है। और फिर ये उस रिंग को हाथ में लेकर रोते हुए कहते हैं कि ये काफी ज्यादा महंगी थी तो क्या तुम ये करने में कॉन्फिडेंट हो और अगर तुम सच में ऐसा कर सके तो फिर ये तुम्हारी होगी। जिसपे यह कहता है कि हाँ ठीक है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है मैं कोशिश करता हूँ। और इस चीज से यह तो मनी मन काफी ज्यादा खुश होता है कि इस नाइफ को लेने के लिए इसे अकेडमी जाने तक का इंतजार करना होगा और इसने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि यह मौका इसे इतनी जल्दी मिल जाएगा। और फिर यी लाओ ड्रीम ब्रदर और आइस एम्ब्रेस से मदद मांगता है लेकिन इन तीनों में से कोई भी इसे रेस्पॉन्स नहीं देता है क्योंकि ये सभी ही सो रहे होते हैं। लेकिन तब भी यह उस नाइफ की तरफ बढ़ने लगता है और फिर टीचर वांग कहते हैं कि केयरफुल रहना और अगर तुम्हें अनसेफ महसूस हो तो तुम रुक जाना मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जिसके बाद यह भी मान जाता है और फिर यह मन में कहता है कि मैं इतनी रेयर अपॉर्चुनिटी को कैसे जाने दे सकता हूँ और चलो इस नाइफ के डेमोनिक ऑरा को यूज करते हैं यी लाओ को उठाने के लिए। और फिर यह अपनी मेंटल डिटेक्शन को यूज करता है उस कार्विंग नाइफ के ऊपर और जैसे यह इस नाइफ के ऊपर डायरेक्ट अटैक करता है तो ये नाइफ तुरंत ही अपना इविल ऑरा रिलीज करते हुए यह के ऊपर काउंटर अटैक कर देता है और इसके इतने ज्यादा डेडली ऑरे के वजह से यह भी काफी ज्यादा शॉक्ड होता है और यह को ऐसा देख के टीचर वांग को काफी ज्यादा चिंता होने लगती है और ये चिल्लाते हुए कहते हैं कि यह क्या तुम ठीक हो। और जैसे ही डेडली ऑरा यह के अंदर जाता है तो इस वजह से स्काई ड्रीम की नींद खुल जाती है और जैसे वो इस डेडली ऑरे को देखता है तो इसके काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और ये चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है, लगता है कि कोई अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। और फिर स्काई ड्रीम अपनी पावर को यूज करने लगता है और अपनी पावर से इसे रोकते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी टेरिटरी के अंदर घुसपैठ करने की। और जैसे स्काई ड्रीम अपनी पावर को यूज करना शुरू करता है तो युहाओ की आइस का कलर चेंज होने लगता है और अब युहाओ तियानमेंग आइस सिल्क वर्म पोजीशन स्टेट में आ जाता है जिस वजह से युहाओ का ऑरा पूरी तरीके से चेंज हो जाता है और ये इस डेमोनिक ऑरा को पीछे ढकेलने लगता है और
यूहाओ को ऐसा करता देख टीचर वांग भी काफी चौंक जाते हैं और ये मन में कहते हैं कि ये सच है कि नाइफ के अंदर जो डेमोनिक ऑरा है उसके खिलाफ ये फाइट बैक कर पा रहा है और आखिर ये यूहाओ इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ को कैसे रिलीज कर सकता है। और तो इसकी जो 10 ईयर ओल्ड स्पिरिट रिंग है वो भी अब गोल्डन कलर को रिलीज करने लगी है और तभी वापस से यूहाओ का आइस के कलर के साथ साथ इसका ऑरा वापस से चेंज हो जाता है और अब यूहाओ की बॉडी को आइस एम्परर ने पोजेस कर लिया होता है और ये काफी ज्यादा गुस्से में होती है और ये चिल्लाते हुए कहती है कि किसकी ऐसा करने की हिम्मत हुई। और आइस एम्परर को एक्शन में देख के स्काईड्रीम काफी खुश होता है और कहता है कि बिंग बिंग तुम तो काफी कूल हो। और आइस एम्परर अपनी पावर की मदद से उस नाइफ को जमाने लगती है और ऐसा होते देख टीचर वांग भी थोड़े से हैरान होते हैं और ये मन में कहते हैं कि ये डायरेक्टली अपनी मेंटल एबिलिटी को यूज कर रहा है इसके खिलाफ लड़ने के लिए। और सच में इसकी मेंटल पावर तो काफी ज्यादा डरावनी है और वैसे तो पता नहीं कि यूहाओ ने क्या किया है लेकिन जो भी किया है काफी खतरी किया है। और इस डेमोनिक ऑरा से स्काईड्रीम और आइस एम्परर लड़ ही रहे होते हैं कि तभी ये लाइकेशी कहता है कि लिटिल वॉर्म लिटिल स्कॉर्पियन तुम दोनों शांत हो जाओ और इसे अब मुझ पे छोड़ दो। और वापस से यूहाओ का ऑरा चेंज हो जाता है और अब यूहाओ नेक्रोमेंसर गॉड स्कोर्ज इलेक्ट्रोलक्स के पोजीशन में आ जाता है। मतलब कि यूहाओ की बॉडी को अब ये लाइकेशी ने पोजेस कर लिया होता है। और तभी टीचर वांग यूहाओ को देख के हैरान होते हुए मन में कहते हैं कि आखिर इसमें से कैसा ये डेथली ऑरा आ रहा है और ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि ये कोई डेथ गॉड हो। और ये लाइकेशी कहता है कि क्रीचर्स ऑफ गोल्ड अब मैं तुमसे निपटता हूँ। और इसी के साथ फ्रेंड्स एपिसोड भी हमारा यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि यूहाओ की बॉडी को ये लाइकेशी ने पोजेस कर लिया था जिस वजह से यूहाओ की बॉडी में से काफी स्ट्रॉन्ग ऑरा निकलने लगा था और इस चीज को देख के टीचर वांग के काफी तगड़े वाले होश उड़ गए थे। और फिर ये अपनी घबराई हुई आवाज में कहते हैं कि यूहाओ तुम्हारे पास इतनी पावर है। और इस चीज को सुन के ईलाओ बस नजर भर टीचर वांग को देखता है तो टीचर वांग अपनी कॉन्शियसनेस को पूरी तरीके से खो देते हैं और चुपचाप बेवकूफों की तरह खड़े हो जाते हैं और इन्हें किसी भी चीज का होश नहीं रहता है। और इस चीज को देख के यूहाओ पूछता है कि ईलाओ ने टीचर वांग के साथ क्या किया, जिसपे स्काईड्रीम कहता है कि जो होने वाला है मुझे लगता है कि वो इन्हें याद नहीं रहेगा। जिसपे ईलाओ कहता है कि प्योरिफिकेशन और फ्यूजन प्रोसेस को डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता है और अब हम शुरू कर सकते हैं। और इतना कह के ईलाओ अपनी पावर को यूज करके यहाँ पे आसपास बैरियर सा बना देता है और इतने हाई लेवल के एन्चेंटमेंट को देख के स्काईड्रीम भी थोड़ा सा हैरान होता है और कहता है कि ये बंदा कोई साधारण पर्सन नहीं है और इस तरीके से कोई भी इसे नोटिस नहीं कर पाएगा और ये तो नाइफ को इस तरीके से प्योरीफाई करने का प्लान कर रहा है। और जैसे ईलाओ अपनी पावर को स्प्लिट कार्विंग नाइफ के ऊपर यूज करता है तो इसमें से काफी स्ट्रॉन्ग डेमोनिक ऑरा बाहर निकलने लगता है और ये नाइफ अपना पूरा जोर लगा के फाइट कर रही होती है। देख के ऐसा लगता है कि ये मेरे अटैक की पावर को फील कर सकता है और ये अपनी ट्रू पावर और यूज को नहीं जानता है। चिंता मत करो, मैं तुम्हें वापस से तुम्हारी ओरिजिनल फॉर्म में ला दूंगा और इस डेमोनिक ऑरा को तुम्हारे ऊपर से पूरी तरीके से हटा दूंगा। और फिर ईलाओ अपनी पावर को यूज करके उस नाइफ को प्यूरिफाई करने लगता है जिस वजह से ये नाइफ काफी ज्यादा जोर से ग्लो करने लगती है और ये इतनी ज्यादा जोर से ग्लो कर रहा होता है कि यूहाओ और स्काईड्रीम भी इसे नहीं देख पा रहे होते हैं। और स्काईड्रीम कहता है कि ये तो काफी अच्छी बात है कि हमने यहाँ के स्पेस को ब्लॉक कर रखा है, नहीं तो आसपास के जो स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स होते हैं उन्हें इस बारे में पता चल जाता। और तभी इस स्पिरिट कार्विंग नाइफ में से लाइफ ऑरा निकलने लगता है जिस वजह से यूहाओ की कॉन्शियस सी के अंदर पेड़ फूल पौधे उगाते हैं और यूहाओ भी इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग लाइफ के ऑरे को देख के काफी हैरान होता है क्योंकि जो सी ऑफ कॉन्शियस था वो लाइफ से भर चुका था। और फिर स्काईड्रीम कहता है कि मैंने नहीं सोचा था कि ये नाइफ इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग लाइफ फोर्स दे सकती है और वो चीज पता नहीं क्या है। तो तभी हम ईलाओ केशी के पास एक ग्रीन सी चीज को देखते हैं जो काफी ग्लो कर रही होती है और ये बताता है कि ये शेंग लिंग जिन जिन है और इसके अंदर जो लाइफ फोर्स है वो एकदम प्योर है जो कि सॉलिड फॉर्म में है और जब काफी ज्यादा मात्रा में वाइटलिटी एक साथ कंडेंस्ड होती है तब जाके ये मिलियन सालों में ऐसी फॉर्म ले सकती है और इसकी लाइफ फोर्स से सभी को ही फायदा होगा और तुम लोगों को भी इस बारे में धीरे धीरे पता चल जाएगा। और मैंने नहीं सोचा था कि मैं इतना ज्यादा वीक हो जाऊंगा, बस मैं इसकी पावर को फील कर पाया था। इतना कह के ईलाओ केशी यूहाओ की बॉडी को छोड़ देता है और जैसे यूहाओ अपनी बॉडी में आता है तो ये काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहता है कि मैं वापिस आ गया। तो ईलाओ कहता है कि तैयार हो जाओ फ्यूजन के लिए और यूहाओ तुम्हें एक चीज को अच्छे से याद रखना कि कुछ भी क्यों ना हो जाए तुम्हें डरना नहीं है। और तभी
हम युहा के हाथ में ये शेंगलिंग को देखते हैं तो ईलाओ कहता है कि अपने भेजे को खाली कर लो और इसे अपने माथे के करीब ले आओ। और जैसे युहा इस शेंगलिंग को अपने माथे से टच करता है तो ये काफी ज्यादा जोर से ग्लो होने लगता है। और जब ऐसा हो रहा होता है तब युहा मन में कहता है कि ये जो पावर शेंगलिंग जी जिनके अंदर है ये काफी अच्छी महसूस हो रही है और ये लाइफ फोर्स मेरी बॉडी के सभी पार्ट्स के अंदर एंटर कर रही है। मसल्स बोन्स ये सभी ही स्ट्रॉन्ग हो गई हैं, खासकर मेरे मेरिडियंस जो कि पहले के मुकाबले कई गुना बेहतर हो गए हैं और ये वाकई में काफी अमेजिंग बात है और अब तो मैं स्पिरिट अटैक के सामने भी टिक सकता हूँ। और तभी आइस एम्परर थोड़ी हैरान होते हुए कहती है कि देख के ऐसा लगता है कि युहा की कॉन्शियसनेस बदल रही है। तो स्काईड्रीम कहता है कि ये चीज तो सच में खतरी है और मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ये किसी की भी बॉडी की स्ट्रेंथ इस हद तक बढ़ा सकती है और युहा ने जो पहले पिल्स खाई थी उसके मुकाबले ये कई गुना ज्यादा असरदार है। और तभी युहा होश में आते हुए कहता है कि क्या यही पूरी फ्यूजन प्रोसेस थी और ये उतना भी ज्यादा डरावना नहीं था जितना मैंने सोचा था, बल्कि ये तो काफी रिलैक्सिंग महसूस हो रहा है। और जैसे युहा ऊपर की तरफ देखता है तो इसके काफी ज्यादा तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं क्योंकि ये जो शेंगलिंग था ये इसके फोरहेड के जस्ट ऊपर फ्लोट कर रहा होता है, जिसे देख के युहा काफी ज्यादा डर गया होता है और ये कहता है कि ईलाओ आखिर तुम क्या करना चाहते हो। और तभी अचानक से ये शेंगलिंग युहा के फोरहेड के अंदर काफी जोर से घुसने लगता है जिस वजह से युहा को काफी ज्यादा दर्द होता है और ये दर्द के मारे काफी जोर शोर से चीखने लगता है। और जब स्काईड्रीम युहा के सिर के अंदर इस शेंगलिंग को जाते हुए देखता है तो इसके भी काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और इससे भी युहा की काफी चिंता होने लगती है और युहा की कॉन्शियसनेस के अंदर तबाही सी आ गई होती है। और आइस एम्परर कहती है कि लगता है कि फ्यूजन प्रोसेस शुरू हो गई है। तो स्काईड्रीम कहता है कि इसकी कॉन्शियसनेस काफी वायलेंट हो गई है और पहले जो वो स्ट्रॉन्ग लाइफ फोर्स था वो वापस से यहीं पे लौट रहा है। तो आइस एम्परर कहती है कि चलो देखते हैं कि क्या होता है और वैसे भी पूरी फ्यूजन प्रोसेस ईलाओ के हाथों में है। और तभी स्काईड्रीम कहता है कि युहा तुम्हें टिके रहना है, लेकिन इस तरफ युहा को काफी ज्यादा पेन हो रहा होता है और इस तरफ आइस एम्परर और स्काईड्रीम के काफी तगड़े वाले होश उड़ रहे होते हैं। और स्काईड्रीम कहता है कि युहा की कॉन्शियसनेस तबाह हो रही है। तो आइस एम्परर कहते हैं कि क्या तुम श्योर हो कि हमें कुछ नहीं करना चाहिए। और तभी आइस एम्परर और स्काईड्रीम के पीछे व्हाइट फॉग इकट्ठा होने लगता है जो कहता है कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम लोगों की जो पावर सील हो रखी है तुम उसके थोड़े से अमाउंट को रिलीज कर सकते हो लिटिल युहा की कॉन्शियसनेस को बचाए रखने के लिए। और ये शेंग जिन जो युहा के फोरहेड में घुस रखा था इस वजह से युहा को काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है और एक काफी तेज रोशनी के साथ ही अचानक से यहाँ पे शांति आ जाती है, मतलब कि जो फ्यूजन प्रोसेस थी वो खत्म हो गई होती है। लेकिन युहा के कॉन्शियस सी के अंदर एक ग्रीन बॉल आ गई होती है जो कि युहा की कॉन्शियसनेस होती है और ये एक रियल स्पेस के अंदर बदल गई होती है। और इस नजारे को देख के स्काईड्रीम भी काफी हैरान होता है और कहता है कि ये पूरी तरीके से एक नई दुनिया जैसा लग रहा है जो कि पूरी तरीके से लाइफ से भरा हुआ है। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि ये दुनिया लगातार इवॉल्व हो सकती है और तो और ये काफी ज्यादा स्टेबल भी हो गई है और ये चीज तो वाकई में काफी अमेजिंग है। और तो और जो सी ऑफ कॉन्शियसनेस है वो 3 गुना बढ़ गया है। और तभी ये व्हाइट फॉक्स जो होता है ये शेप लेते हुए कहता है कि यही तो शेंग जिन जी जिन की महानता है। इसने शेप लेके एक इंसान का रूप ले लिया होता है जो कि और कोई नहीं ईलाओ केशी होता है। और ये कहता है कि इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग लाइफ फोर्स के मिलने के बाद मैं इस जगह से आगे बढ़ सकता हूँ। बिग वर्म लिटिल स्कॉर्पियन अब से मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ यहाँ की टेरिटरी के लिए नहीं लड़ूंगा बल्कि अब मैं युहा की थर्ड आई के अंदर रहूंगा। और युहा की थर्ड आई को सुन के स्काईड्रीम भी चौंक जाता है। तो ईलाओ केशी कहता है कि हाँ अब मेरी कॉन्शियसनेस शेंगलिंग जी यान के अंदर ही रहेगी। और इसी के साथ फ्रेंड्स एपिसोड भी हमारा यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि शेंगलिंग युहा के साथ फ्यूज हो गया था जिस वजह से इसका जो सी ऑफ कॉन्शियसनेस था वो पूरी तरीके से चेंज हो गया था। और युहा अपने सी ऑफ कॉन्शियसनेस को देख के काफी अचंभित भी होता है और युहा इसे देखते हुए कहता है कि ये तो एकदम दूसरी दुनिया जैसा लग रहा है। तो ईलाओ कहता है कि तुम्हारा जो सी ऑफ कॉन्शियस है वो पहले की तरह बिल्कुल भी नहीं रहा है, यहाँ तक कि तुम्हारा शरीर भी पूर्ण जीवित हो सकता है। लिटिल युहा तुम्हें कुछ चीजें याद रखने की जरूरत है, तुम अब मुझे अपनी स्पिरिट्स में से एक मान सकते हो लेकिन मैं तुम्हें
स्पिरिट रिंग्स नहीं दे सकता हूँ। और तीसरा कि तुम्हें अपने आप को ट्रेन करने का एक मौका ढूंढना होगा जिससे कि तुम शेंग लिंग जी जिन की फुल स्ट्रेंथ को जान सको और ये तुम्हें स्ट्रॉन्ग होने में काफी मदद करेगा। और चलो अब मैं इस फ्यूजन को फिनिश कर देता हूँ। और एक बार जो तुमने 5 स्पिरिट रिंग्स को हासिल कर लिया तो अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपनी पावर दे सकता हूँ, इसलिए तुम्हें कड़ी मेहनत करनी ही होगी। जिसके लिए यूहा मान जाता है और फिर ये होश में आ जाता है। और फिर यूहा अपनी थर्ड आई को माथे पे टच करने की कोशिश करता है लेकिन इसे कुछ भी नहीं मिलता है। तो इसे ऐसा लगता है कि जैसे कि ये कोई इल्यूजन हो। और तभी अचानक से टीचर वांग होश में आ जाते हैं जो कि काफी हड़बड़ाहट में होते हैं। और ईलाओ ने जो पहले अटैक किया था उस वजह से वांग यान का जो मेमोरी का एक हिस्सा होता है वो पूरी तरीके से ये भूल गए होते हैं। तो यह पूछता है कि टीचर क्या आप ठीक हैं? इस पर टीचर वांग कहते हैं कि हाँ, लेकिन मैं बस गिर गया था और लगता है कि इस नाइफ वे से वो डार्क ओरा जा चुका है। और तुमने इसका प्योरिफिकेशन कैसे किया था? फिर वो अपनी प्योरिफिकेशन की प्रोसेस को एक्सप्लेन करता है और ये पूरी एक्सप्लेनेशन एक झूठी कहानी होती है क्योंकि जो रियल नाइफ है वो यूहाओ के द्वारा एब्जॉर्ब हो चुकी है। और टीचर वांग की चिंता को खत्म करने के लिए यूहाओ अपनी इल्यूजन एबिलिटी को यूज करके फेक नाइफ को क्रिएट करता है। और जब टीचर वांग इस फेक नाइफ को देख के संतुष्ट हो जाते हैं तो ये यूहाओ से कहते हैं कि ठीक है, तुम अब जाओ और अच्छे से आराम करना, अब हमारा कल मैच भी है। और इस तरफ यह मनी मन इनसे माफी मांग रहा होता है दोबारा से इनसे झूठ बोलने के लिए। और फिर जैसे युवा अपने रूम के अंदर लौट के आता है तो ये मेडिटेशन करना शुरू कर देता है और ये अपनी बॉडी के हर एक इंच को देख पा रहा होता है। और शेंगलिंग के द्वारा जो इनक्रेडिबल चेंजेस आए होते हैं उन्हें ये नोटिस करता है और ये काफी ज्यादा खुश होते हुए कहता है कि ये शेंगलिंग तो सच में काफी ज्यादा अमेजिंग है। मेरी बॉडी और मेरिडियंस सभी इम्प्रूव हो चुके हैं और तो और मेरी स्पिरिट पावर भी बढ़ गई है। और यह यहाँ से जाते हुए सोचता है कि लेकिन मैंने कुछ ज्यादा ही समय बर्बाद कर दिया है, इसलिए अब मुझे वांग डोंग को ढूंढ के ट्रेनिंग करनी होगी। और यह जैसे अपने रूम के गेट को खोलता है तो उस वजह से कोई गिर जाता है और ये गिरने वाला और कोई नहीं वांग डोंग होता है। तो ये युवा पे चिल्लाते हुए कहता है कि तुमने दरवाजे को धक्का क्यों दिया? मैंने तुम्हें मेडिटेट करते हुए देखा था, इसलिए मैं यहाँ पे नजर रख के तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा था और ये आखिरी बार है जब मैंने तुम पे एहसान किया है। तो यह कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम बाहर बैठे हो। और तभी वांग डोंग कहता है कि आई मेरा पिछवाड़ा दर्द कर रहा है। और वांग डोंग की इस बात को सुन के युवा इसके पिछवाड़े को सहलाते हुए दबाते हुए कहता है कि मुझे माफ करना, मुझसे गलती हो गई। और क्या अब तुम्हें बेहतर महसूस हो रहा है? और वांग डोंग का पिछवाड़ा दबाने के बाद युवा अपने हाथ को देखने लगता है और कहता है कि ये फीलिंग तो। और इस वजह से वांग डोंग का काफी तगड़ा वाला दिमाग खराब होने लगता है और ये कहता है कि क्या ये अच्छा महसूस हो रहा है? जिसपे यह कहता है कि हाँ, ये इतना बुरा भी नहीं है। और इस चीज को सुन के वांग डोंग को और भी तगड़ा गुस्सा आ जाता है तो ये काफी तेजी से युहा के ऊपर किक करता है, लेकिन युहा उसे काफी फुर्ती में डॉज कर लेता है। और युहा इसकी किक को डॉज करते हुए कहता है कि आखिर तुम इस तरीके से एक्ट क्यों कर रहे हो? और युहा के इसकी किक को डॉज करता देख वांग डोंग भी थोड़ा सा हैरान होता है और ये मन में कहता है कि धत तेरे की, आखिर ये बंदा कब से इतना ज्यादा फ्लेक्सिबल हो गया है? और फिर ये एक और खतरनाक पंच युहा के ऊपर करने लगता है, लेकिन युहा उसे भी आराम से पकड़ लेता है। और युहा को ऐसा करता देख वांग डोंग भी काफी हैरान होता है और ये कहता है कि तुम्हारी स्ट्रेंथ तो मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जबकि तुम्हारे पास तो सिर्फ 2 ही रिंग्स हैं। तो युहा मन में कहता है कि शेंगलिंग ने तो अभी से ही अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। और माजिया तो अभी युहा और वांग डोंग को इस तरीके से लड़ता देख थोड़ा सा चौंक जाती है और ये कहती है कि तुम दोनों आखिर हॉलवे में क्या कर रहे हो? तुम बच्चे भी ना काफी उद्यमी हो। वांग डोंग कहता है कि ये सब युहा की गलती है। माजिया तो कहती है कि टीचर वांग ने तुम दोनों को अगले मैच की प्रिपरेशन के डिस्कस करने के लिए बुलाया है और इस मीटिंग के बाद तुम दोनों वापस से फाइट करना कंटिन्यू रख सकते हो। और फिर टीचर वांग कहते हैं कि सेकंड राउंड के बाद आज फाइनल 4 रह जाएंगे और फिर कल सेमीफाइनल होगा जहां हम झान जिंग लुओ एकेडमी की टीम से लड़ेंगे। और बचे हुए इन 3 टीमों के अंदर झांगलिंग सबसे कमजोर है, लेकिन तब भी उनके पास 6 स्पिरिट किंग्स हैं और वो हमसे ज्यादा कमजोर भी नहीं है, इसलिए हमें हर हालत में चौकन्ना रहना होगा। जिसके बाद टीचर वांग इन सभी को बैटल के प्लान को डिटेल में समझाते हैं और हर किसी को अपनी अपनी जिम्मेदारियां देते हैं और तो और बैटल के की कंपोनेंट्स को एक्सप्लेन अच्छे से करते हैं। और माजिया तो भी सभी से अपनी गलती के लिए माफी मांगती है और कहती है कि पहले मेरी ही गलती थी जो मैंने इतनी जल्दबाजी की और अब से मैं बैटल प्लान को फॉलो करूंगी और मैं कैप्टन के तौर पे जिम्मेदारियों को उठाने के लिए तैयार हूँ। और फिर टीचर वांग जोश से कहते हैं कि बच्चों, हम यहाँ तक बस तुम लोगों के हार्डवर्क के दम पे ही आए हैं और कल की जो बैटल होने वाली है चेहरे की ग्लोरी के लिए वो सब तुम पे ही है, इसलिए अपनी पूरी एबिलिटीज को बाहर निकालना और अपने पूरे दम के साथ लड़ना। और इस चीज को सुन के सभी लोग जोश से कहते हैं कि हम जरूर जीतेंगे, सिर्फ इस बैटल को ही नहीं बल्कि टूर्नामेंट को भी। लेकिन झान जिंगलू एकेडमी की जो ट्रू स्ट्रेंथ होती है वो इन सभी लोगों के सोच से भी परे होती है
और इस टूर्नामेंट का सेमीफाइनल आखिरकार शुरू हो जाता है। और इसी के साथ फ्रेंड्स एपिसोड भी हमारा यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम झांग जिंगलू अकेडमी को देखते हैं, जिसकी तरफ से प्रिंसेस जियो जियो लड़ने वाली होती हैं और इन्हें देख के सभी लोग इन्हें ही सपोर्ट कर रहे होते हैं और इनके ही नारे लगा रहे होते हैं। और तभी मैच शुरू हो जाता है और प्रिंसेस जियो जियो को देख के टीचर वांग मन में कहते हैं कि जैसा कि मैंने सोचा था कि प्रिंसेस का स्पिरिट एजेंस स्टार क्राउन स्पिरिट एजेंस है। और तभी प्रिंसेस जियो जियो अपनी स्टार साइन एबिलिटी को यूज करती है, जिस वजह से पूरी एरिना के ऊपर स्टार्स की एक लेयर सी बन जाती है, जिसे देख के टीचर वांग के भी काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और ये कहते हैं कि ये तो एक टॉप लेवल सपोर्ट स्पिरिट एजेंस है और इसने तो शुरुआत में ही बैटल ग्राउंड को चेंज कर दिया। और जैसे यह मेंटल डिटेक्शन मेंटल डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल करता है तो ये नोटिस करता है कि प्रिंसेस जियो जियो की एबिलिटी की वजह से इसकी मेंटल शेयरिंग एबिलिटी बंद हो गई है, क्योंकि स्टार क्राउन की शेडो की वजह से जो सबसे पहले अफेक्टेड होता है वो हुआ यह की मेंटल एबिलिटी होती है, जो कि बैटल को कंट्रोल कर सकती है। और इसी पे उसने अटैक किया था, जिस वजह से ये अपने टीममेट्स के साथ इंफॉर्मेशन को शेयर नहीं कर पा रहा होता है। और जब मा ज़ियाओ फायर बॉल्स को बना के अटैक करने वाली होती है, लेकिन तभी मा ज़ियाओ के जो फायर बॉल होते हैं उसे अपोनेंट की टीम के फायर मेज के द्वारा ले लिए जाते हैं। और इसके साथ साथ मा ज़ियाओ शैडो डीमन टाइगर स्पिरिट किंग के खिलाफ लड़ रही होती है और ये भी एक अनफेवरेबल पोजीशन पे होती है। और दायाओ हैंग जिस अपोनेंट के खिलाफ लड़ रहा था वो विंड स्पिरिट किंग होता है, जो कि इसके ऊपर भारी पड़ रहा होता है, जिस वजह से ये भी अनफेवरेबल पोजीशन पे होता है। और बई बई को एक स्पीड टाइप अपोनेंट के खिलाफ लड़ने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा होता है, क्योंकि ये बई बई के ऊपर लाइटनिंग स्पीड से अटैक कर रहा होता है। और अभी तक इन सभी को प्रिंसेस जियो जियो की स्कैरी सपोर्ट एबिलिटी रियलाइज हो चुकी होती है, क्योंकि जो शावरिंग स्टार्स होते हैं वो बॉम्ब्स की तरह होते हैं और ये हमारी तरफ के कॉम्बैट अटैक पावर को लगातार कमजोर कर रहे होते हैं। जैसे कि इन तीनों ने हमारे 3 टॉप कॉम्बेटेंट्स को एक दूसरे से दूर बिजी रखा होता है और सभी ऑडियंस देखती है कि जिंगलो अकेडमी के खिलाफ शेरेक तो फाइट बैक भी नहीं कर पा रहा है, जिस वजह से सभी लोग ही काफी हैरान होते हैं और जिंगलो अकेडमी को सपोर्ट करते हैं। और सईतो भी काफी हैरान होता है और कहता है कि आखिर ऐसा कैसे हो गया, टीचर वांग यहाँ पे तो हम ही हैं जो मुसीबत में हैं। और इस तरफ टीचर वांग भी हैरान परेशान होते हुए मन में कहते हैं कि इन लोगों ने तो अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक सपोर्ट एबिलिटी स्टार क्राउन स्पिरिट एजेंस को छिपा रखा था। और इससे भी ज्यादा अमेजिंग बात यह है कि विंड और फायर स्पिरिट मास्टर्स की जो डिफेंसिव एबिलिटीज हैं वो काफी ज्यादा बेहतर हैं, जबकि अटैक करने के लिए लायन टाइगर फाल्कन ये तीनों ही हाई लेवल स्पिरिट एजेंट्स हैं। और ये पांचों मेंबर्स की टीम उन सभी में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है जितनों का भी हमने सामना टूर्नामेंट के अंदर किया है। और टीचर वांग कहते हैं कि तुम लोग ऐसे ही टिके रहो, तुम लोगों को जीतना ही होगा। और इस तरफ हम देखते हैं कि हो याओ, वांग डोंग और जू सांसी लिंग लुओ चेन के आइस मिस्ट के अंदर छिपे हुए होते हैं और ये अपने अपोनेंट्स की तरफ बढ़ने लगते हैं। और जैसे प्रिंसेस जियो जियो आइस मिस्ट को देखती है तो ये अपनी स्टार अट्रैक्शन की एबिलिटी को यूज करते हुए मन में कहती है कि तुम लोग ऐसे छिप के बाजी को पलटना चाहते हो, लेकिन मुझे माफ करना कि ये मेरे खिलाफ यूजलेस है। और तभी यो कहता है कि इसने हमें ढूंढ लिया, हम इस तरीके से छिप नहीं सकते हैं। तो लुओ चेन कहती है कि ये तो सच में काफी अनोइंग है। और जब मा ज़ियाओ देखती है कि यो को भी ढूंढ लिया गया है तो ये काफी हैरान होती है और ये अच्छे से समझ जाती है कि ये लोग इस तरीके से तो कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, तुम लोग हमें हराना चाहते हो, चलो अब मेरे गुस्से का स्वाद चखो। और इतना के मा ज़ियाओ फियोनिक्स मीटियोर शावर से अटैक कर देती है, लेकिन तभी कोई एक डिवाइस को मा ज़ियाओ के ऊपर थ्रो कर देता है, जिस वजह से वो मा ज़ियाओ की चारों तरफ एक काफी बड़ा स्पीयर सा बना के उसे उसके अंदर कैद कर लेता है। और इस चीज को देख के सईतो काफी हैरान होता है और कहता है कि ये तो एक डिफेंसिव सोल स्पिरिट वेपन है। और तभी टीचर वांग पूछते हैं कि सईतो वो क्या है, तो सईतो बताता है कि वो लेवल 7 का सोल स्पिरिट वेपन है जिसे काफी कम लोग ही बना सकते हैं, जो कि कम से कम 15 मिनट्स तक तो टिक सकता है। और जब तक कि आप एक डोलुलू नहीं हैं तो आप पहले 15 मिनट से पहले से ब्रेक नहीं कर सकते हैं। और मा ज़ियाओ उस स्पिरिट सोल वेपन की वजह से 15 मिनट्स के लिए ट्रैप हो चुकी है। और इस तरफ मा ज़ियाओ काफी गुस्से में होती है और ये कहती है कि धत तेरे की मैं इसे ब्रेक नहीं कर पा रही हूँ, आखिर
ये क्या बला है। और मा जियाओ के ट्रैप होने के बाद दा याओ हैंग इन सभी का टारगेट बन जाता है और फायर और विंड स्पिरिट मास्टर ये दोनों ही इसे दूर रोक के रखने की कोशिश कर रहे होते हैं। और तभी एक स्पिरिट मास्टर दा याओ हैंग के ऊपर अटैक करके उसे इंजर्ड करने लगता है। और इस चीज को देख के टीचर वांग भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं और ये कहते हैं कि ये तो नामुमकिन है, ये अपोनेंट तो बस स्पिरिट किंग के लेवल पे ही है, तो ये कैसे दा याओ हैंग को पीट सकता है। तो सही तो बताता है कि ये भी दूसरे सोल स्पिरिट वेपन की वजह से हुआ है जो कि काफी रेयर है और ये 9 ट्रांजिशन सोल इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से अपनी स्पिरिट पावर को टेम्पररी दूसरे को दिया जा सकता है यूज करने के लिए। और अब तो शैडो डीमन टाइगर के पास इसके पीछे जो 3 लोग खड़े हैं उन सभी की ही स्पिरिट पावर है, इसी वजह से दा याओ हैंग के ऊपर भारी पड़ रहा है। और तभी प्रिंसेस जियो जियो खुश होते हुए गार्डियन ऑफ द स्टार्स को यूज करते हुए मन में कहती है कि चलो अब मुझे इसे फिनिश करने दो, शेरेक गुड बाय। और इस चीज को देख के टीचर वांग हैरान होते हुए कहते हैं कि लगता है कि प्रिंसेस जियो जियो कुछ काफी बड़ा करने वाली हैं और लगता है कि वो हमारे मेन कॉम्बेटेंट्स को फिनिश करने की कोशिश कर रहे हैं, हम उन्हें ऐसा नहीं करने दे सकते हैं, जल्दी से उसे तोड़ के बाहर निकलो। और इस तरफ जियाओ होंगचेन कहता है कि आखिर तुम बस क्यों एक इडियट की जैसे घूरे जा रहे हो, तुम बस हारने ही वाले हो और तुमने क्या प्रॉमिस नहीं किया था कि तुम मेरे द्वारा ही हारोगे। और इस तरफ एम्परर भी काफी खुश होता है और ये मन में कहता है कि शेरेक का इस टूर्नामेंट के अंदर हारना सोचा नहीं था, लेकिन हमने कई सालों तक स्टार क्राउन स्पिरिट एजेंट्स को छिपाए रखा है और मुझे डर है कि ये स्पिरिट वर्ल्ड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफेंसिव सपोर्ट एबिलिटी को भूल गया होगा। और इस तरफ जू सांसी हैरान होते हुए कहता है कि धत तरह की हम इन्हें इस हिसाब से चैलेंज नहीं कर सकते हैं और दा याओ हैंग भी ज्यादा समय तक नहीं टिक सकते हैं और अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम हार जाएंगे और अब समझ में नहीं आ रहा है कि अब हम क्या करें। और तभी यह कहता है कि वांगडोंग चलो अपनी सेकंड स्पिरिट फ्यूजन एबिलिटी को आजमाते हैं। तो वांगडोंग कहता है कि चलो चल के इस बाजी को पलटते हैं। और इसी के साथ फ्रेंड्स एपिसोड भी हमारा यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम युहा को देखते हैं जो कि कहता है कि वांगडोंग तुम्हें याद है ना कि टीचर वांग ने मैच से पहले क्या कहा था और अब उसका समय आ गया है और मैच से पहले टीचर वांग ने इनसे कहा था ये काफी बढ़िया बात है जो तुम्हें इसका पता लगा पाए, तुम दोनों तो सच में काफी ज्यादा अमेजिंग हो और याद रखना तुम्हारी जो न्यू स्पिरिट फ्यूजन एबिलिटी है वो हमारा ट्रम्प कार्ड होगी, इसलिए तुम इसे संभल के इस्तेमाल करना, लेकिन अगर हम डिफिकल्ट सिचुएशन के अंदर हो तो फिर तुम लोग इसे यूज कर सकते हो। जिसपे वांगडोंग कहता है कि हाँ लेकिन हम क्या करेंगे। और फिर हम देखते हैं कि जो मैच होता है वो अभी शेरेक के फेवर में नहीं होता है और ये जो 3 मैन कॉम्बेटेंट्स होते हैं ये काफी कठिन लड़ाई लड़ रहे होते हैं और अगर इन तीनों की मैन अटैकिंग यूनिट फेल हो जाती है तो फिर शेरेक निश्चित रूप से हार जाएगी, इसलिए इन्हें हर हालत में इस सिचुएशन से बाहर निकलना होगा। और इस तरफ यह काफी परेशान होते हुए मन में कहता है कि क्या हमारे अटैक का कोई असर भी हो रहा है क्या, और मुझे कुछ ना कुछ सोचना होगा वरना हम हार जाएंगे। अगर हमने अपनी सारी स्पिरिट पावर को यूज भी कर लिया और तब भी अगर ये बैरियर नहीं टूटा तो फिर हम तब सच में हार जाएंगे और अब मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि मैं इसे तोड़ सकूं। और तभी यीलाओ युहाओ से कहता है कि क्या तुम जानते हो कि तुम इस सिचुएशन में क्यों फंसे हो, क्योंकि तुम्हें खुद के बारे में ही सब कुछ नहीं पता है और तुम एक चीज जान लो कि पावर ही सब कुछ डिसाइड नहीं करती है और जब तक कि तुम्हारे पास अपनी सारी एबिलिटीज का कंट्रोल है और अगर तुम अपनी एबिलिटीज को राइट सिचुएशन के अंदर इस्तेमाल करते हो तब जाके उसे स्ट्रॉन्ग कहा जाता है। और अपोनेंट की जो पावर है वो स्टार्स से है, तो फिर स्टार्स का ओरिजिन क्या होता है। और यीलाओ की बातों को सुन के यह कहता है कि ठीक है मैं समझ गया। और फिर यह कहता है कि सिस्टरलिंग इस मिस्ट को ऐसे ही बनाए रख के हमें छिपाए रखना। वांगडोंग चलो चलते हैं। और जब युहा और वांगडोंग स्पिरिट फ्यूजन का यूज कर रहे होते हैं तब युहा मन में कहता है कि स्टार की जो पावर होती है वो लाइट एट्रीब्यूट होती है, तो फिर हमारा जो येलो गोल्डन रोड है वो लाइट और फेरी स्पिरिट पावर का फ्यूजन है। और फिर युहा और वांगडोंग मिलके स्पिरिट फ्यूजन का यूज करने लगते हैं जिस वजह से इनकी स्पिरिट फ्यूजन की एक काफी बड़ी आई बन जाती है। और इस नजारे को देख के टीचर वांग काफी हैरान होते हैं और कहते हैं कि इस आईसी मिस्ट के अंदर एक गोल्डन लाइट चमकते हुए दिख रही है, लगता है कि वो युहाओ है। और तभी मिस्ट को चीरते हुए एक गोल्डन बीम बाहर निकल के आती है और युहाओ इसे रिलीज करते हुए मन में कहता है कि हमारे अपोनेंट की पावर काफी यूनिक है लेकिन वो ओरिजिनली लाइट एट्रीब्यूट है और हमारी एबिलिटी का असर डिसइंटीग्रेशन है और लाइट एट्रीब्यूट के अटैक को यूज करके चलो इस चीज को तोड़ते हैं। और जैसे सभी लोग इस गोल्डन बीम को देखते हैं तो काफी
ज्यादा चौंक जाते हैं और ये सीधे जाके प्रिंसेस जियो जियो को हिट करती है, जिस वजह से प्रिंसेस जियो जियो को शॉक लगता है और ये हैरान परेशान होते हुए मन में कहती है कि ये नामुमकिन है, मैं अपनी बिल्कुल भी स्पिरिट पावर को शील्ड के अंदर नहीं डाल पा रही हूँ, लेकिन इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेरी शील्ड तब भी वहाँ पे काफी समय तक रहेगी और इस दुनिया के अंदर ऐसा कोई भी नहीं है जो इसे तोड़ सकता हो। और इस तरफ यह कहता है कि जैसा कि मैंने सोचा था, लेकिन अभी मुझे और भी समय की जरूरत है इसे ऐसे ही जारी रखने के लिए। और इस तरफ से तो काफी हैरान होता है और कहता है कि ये अब भी खड़ी हुई है और काफी बुरा होगा अगर ये बेअसर रहा। और इस तरफ दाई याओहेंग गुस्से में आते हुए मन में कहता है कि लगता है कि युहा ने किसी प्लान को सोचा है, लेकिन अभी उसके लिए और भी समय की जरूरत है, इसलिए इस बारी मैं नहीं हारूंगा। और इतना कहकर दाई याओहेंग काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और तुरंत ही अपने ओपोनेंट के ऊपर पूरी पावर से अटैक कर देता है। और इस तरफ वांग डोंग दाई याओहेंग को देखते हुए मन में कहता है कि सीनियर दाई बस ऐसे ही टिके रहो, मैं अब भी इसे नहीं तोड़ सका हूँ। और तभी यीलाओ युहा से कंट्रोल कहते हुए कहता है कि तुम दोनों के बीच की जो लाइट है वो कनेक्ट हो चुकी है, तो अब सिर्फ तुम्हें फ्यूजन की जरूरत है जिससे कि तुम शील्ड की पावर को कंज्यूम कर सको। और तभी हम देखते हैं कि युहा की जो थर्ड आई होती है वो ओपन हो चुकी होती है और युहा मन में कहता है कि ये जो दो तरीके की पावर है मैं उन्हें फील कर सकता हूँ। और यीलाओ कहता है कि लाइट पावर को यूज करो लाइट को कंज्यूम करने के लिए। और जैसे युहा ऐसा करता है तो इस वजह से ये शील्ड जो होती है वो टूट जाती है। और इस चीज को देख के प्रिंसेस जियो जियो के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और ये कहती हैं कि क्या मेरी शील्ड टूट गई, आखिर इन्होंने ऐसा कैसे किया। और एक बारी जो तुमने इसे कांपते हुए नोटिस कर लिया तो फिर तुम्हें क्या करने की जरूरत है, बस इसे तोड़ने की। और इस तरफ यह कहता है कि वांग डोंग आ जाओ, चलो हम इन्हें अपनी नई स्पिरिट फ्यूजन एबिलिटी का स्वाद चखाते हैं। जिसपे वांग डोंग कहता है कि हाँ चलो अब इन्हें हम डराते हैं। और फिर ये दोनों खुश होते हुए एक दूसरे को हग करने लगते हैं, जिस वजह से हम इन दोनों के ऊपर युहा की आइस स्कॉर्पियन और वांग डोंग के लिटिल हैमर को मर्ज होते हुए देखते हैं। और इस तरफ हम देखते हैं कि ये एम्परर काफी ज्यादा हैरान होता है और ये मन में कहता है कि मिस्ट के अंदर जो गोल्डन लाइट थी वो ब्लू में बदल गई, क्या उनके पास कोई और भी एबिलिटी है। और सारी ऑडियंस भी काफी हैरान होती है और कहती है कि वो लाइट क्या है और वो मिस्ट के पीछे है, इसलिए मैं उसे क्लियरली नहीं देख पा रहा हूँ। और इस तरफ लिंग लुओ चेन मन में कहती है कि क्या ये उनकी नई स्पिरिट फ्यूजन एबिलिटी है और इसमें तो कितनी ज्यादा पावर है। और वो जो फिगर है क्या युहा वैसा दिखेगा जब ये बड़ा हो जाएगा, तब तो ये वाकई में काफी ज्यादा हैंडसम लगेगा। और स्पिरिट फ्यूजन वाले युहा के हाथ में हम एक डार्क लाइटनिंग बॉल को देखते हैं, जिसे ये जैसे ही ऊपर करता है तो ये काफी बड़े हैमर में बदल जाता है, जिसके बाद ये इस जाइंट हैमर को कंट्रोल करके इनकी शील्ड के ऊपर अटैक करवा देता है। और जैसे ये हैमर इस शील्ड के ऊपर अटैक करता है तो प्रिंसेस जियो जियो के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं। और जैसे ये शील्ड टूटती है तो ये काफी इंजर्ड होकर नीचे गिरने लगती है। और इस चीज को देख के एम्परर के भी काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और ये मन में कहते हैं कि ये नामुमकिन है, हमारे क्लैन की 10,000 ईयर टेक्निक कैसे टूट सकती है। और इस तरफ माजियाता अब भी सोल डिवाइस की वजह से अब भी ट्रैप होती है और ये इस नजारे को देखते हुए मन में कहती है कि वैसे तो काउंटर अटैक करने का समय हो गया है, लेकिन अब भी मैं यहाँ पे ट्रैप हूँ और लगता है कि मुझे यहीं पे मैच के खत्म होने तक का इंतजार करना होगा। लेकिन तभी अचानक से कोई सोल डिवाइस को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिस वजह से माजियाता के ऊपर जो बैरियर बन रखा था वो टूट जाता है। और माजियाता इस चीज को देख के काफी हैरान होती है और ये सोचती है कि आखिर इसे किसने तोड़ दिया। और ये देखती है कि ये युहा ने किया है, जिसकी हालत काफी खराब होती है और ये सोचती है कि आखिर इसने ऐसा कैसे किया। और तभी माजियाता गुस्से से कहती है कि मुझे इसकी परवाह नहीं, लेकिन उन लोगों की हिम्मत कैसे हुई मुझे यहाँ पे ट्रैप करने की, आज मैं तुम सभी की जान ले लूंगी। इतना कह के माजियाता, दाई याओहेंग और बै बै ये तीनों ही एक साथ मिलकर अटैक कर देते हैं। और शेरेक की टीम के अंदर जो गुस्सा ठूस ठूस के भर रखा था उसे बाहर निकालते हुए ये विनाशकारी हमला करने लगे थे। और क्योंकि अब जब प्रिंसेस जियो जियो इनकी तरफ नहीं खड़ी थी तो जिंगलू एकेडमी ज्यादा कुछ नहीं कर पाती है, इसलिए जज मैच को खत्म करके इन्हें रेस्क्यू करने के लिए आ जाता है। और ऑडियंस काफी खुश होते हुए कहती है कि काउंटर अटैक तो सच में काफी सुंदर था और वैसे तो काफी अच्छा हुआ जो शेरेक जीत गई, लेकिन प्रिंसेस जियो जियो भी काफी अमेजिंग थी। और एम्परर भी इस हार को देख के थोड़े से निराश होते हैं और कहते हैं कि ये चीज पूरी तरीके से मेरी एक्सपेक्टेशन से बाहर थी और जैसा कि एक्सपेक्ट किया था शेरेक से। और इस तरफ जियाओ होंगचेन भी काफी हैरान होता है और ये कहता है कि धत तरीकी, आखिर इनके पास ऐसे कितने सारे मूव्स हैं और ना जाने अभी भी इन्होंने कितने सीक्रेट्स को छिपा रखा है। और शेरेक की जीत को देख के टीचर वांग और सही तो खुशी के मारे झूम उठते हैं और काफी ज्यादा खुश होते हुए कहते हैं कि बहुत बढ़िया, तुम सभी ने ही काफी अच्छा किया। और युहा ने जो अपनी सारी स्पीड पावर को यूज कर लिया था, इस वजह से काफी ज्यादा थक चुका था और एक तरीके से ये थकान के
मारे बेहोशी हो गया था और ये नीचे गिरने वाला होता है कि तभी बेइबेई इसे आके संभाल लेता है और कहता है कि यूहाओ तुमने काफी बढ़िया किया और इस मैच में तुमने हम सभी को ही बचा लिया। और तभी बेइबेई अचानक से काफी ज्यादा गर्मी को महसूस करता है और जैसे ये पलट के पीछे देखता है तो ये सिस्टर मा जियाओ को पाता है जो कि थोड़ी सी अभी आउट ऑफ कंट्रोल होती हैं और इनमें से थोड़ी थोड़ी ब्लैक फायर भी निकल रही होती है और ये हाँपते हुए कहते हैं कि जल्दी से इसे मुझे दे दो। और इनकी इस बात को सुन के बेइबेई भी थोड़ा सा हैरान होता है और इसी के साथ फ्रेंड्स एपिसोड भी हमारा यहीं पे खत्म होता है। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू। सोल लैंड 2 अनराइवल टांग सेक्ट के इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मा जियाओ यूहाओ को बेइबेई से लेके यहाँ से चली गई होती है और बेइबेई मा जियाओ को रोक भी नहीं पाता है तो ये तुरंत ही टीचर वांग के पास आ जाता है और उनसे कहता है कि टीचर वांग काफी बुरा हुआ, टीचर मा हुआ यूहाओ को अपने साथ लेके चली गई है तो फिर हमें चल के देखना चाहिए कि आखिर मसला क्या है। तो टीचर वांग काफी खुश होते हुए कहते हैं कि रिलैक्स, मा जियाओ इतनी जल्दी अपने सेंसेस को नहीं खोएगी और तो और हुआ यूहाओ के पास एब्सोल्यूट आइस जो कि एकदम परफेक्ट रहेगी मा जियाओ के डेमोनिक फायर के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए। और चलो अब वापस से लौट के चलते हैं और हमें इस समय को यूज करके हमें अपने नेक्स्ट मैच की तैयारी करनी चाहिए। और टीचर वांग की बात को सुन के बेइबेई एक नोटी सी स्माइल देते हुए खुश होते हुए मन में कहता है कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि कुछ काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। जिसके बाद हम होटल के अंदर मा जियाओ के बाथरूम का सीन देखते हैं जहाँ पे शावर के नीचे मा जियाओ यूहाओ को अपने गले से लगा के रख रखी होती है और ये कहती है कि यूहाओ जल्दी से होश में आओ, मैं इस डिमोनिक फायर को और ज्यादा समय तक नहीं रोक सकती हूँ। लेकिन मा जियाओ के उठाने पर भी यूहाओ होश में नहीं आता है तो फिर मा जियाओ कहती है कि ये अच्छा नहीं हो रहा है, मैं भी अपने होश खो रही हूँ। जिस वजह से मा जियाओ की जो डिमोनिक फ्लेम होती है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है जिसे यूहाओ के सी ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर से भी महसूस किया जा सकता था। और इतनी ज्यादा गर्मी की वजह से स्काई ड्रीम की नींद खुल जाती है और ये हड़बड़ाते हुए उठते हुए कहता है कि आखिर किसकी हिम्मत हुई मेरे घर को जलाने की। और इस तरफ हम आइस एम्परर को देखते हैं जो कि अपनी आइस पावर को इस्तेमाल कर रही होती है और ये कहती है कि तुम तो बस सोना जानते हो और कुछ भी नहीं। तो स्काई ड्रीम भी अपनी पावर को यूज करते हुए कहता है कि रिलैक्स, इसे मुझ पे छोड़ दो और चलो मुझे यूहाओ के सी ऑफ कॉन्शियसनेस को प्रोटेक्ट करने दो। तो आइस एम्परर कहती है कि मैं पहले से इसे प्रोटेक्ट कर रही हूँ, तुम तो बस एक नंबर के निकम्मे कचड़े हो। और फिर स्काई ड्रीम कहता है कि ठीक है चलो शांत होकर सिचुएशन को चेक करते हैं। और तभी अचानक से यहाँ पे ईलाओ केशी आ जाता है और ये कहता है कि वॉम तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, शायद ये डेमोनिक फायर काफी स्ट्रॉन्ग हो लेकिन शेंग लिंग जी जिन पहले से ही युवा को प्रोटेक्ट कर रही है। और ईलाओ जो यहाँ पे अचानक से आया था इस वजह से स्काई ड्रीम काफी ज्यादा डर सा जाता है और चिल्लाते हुए कहता है कि तुमने तो मुझे डरा ही दिया और अचानक से तुम कहाँ से यहाँ पे आ गए। और फिर स्काई ड्रीम शांत होते हुए कहता है कि चलो देखते हैं कि आखिर क्या होने वाला है। ओ अब मुझे समझ में आया, ये तो दोबारा से वही लड़की है। और हम देखते हैं कि मा जियाओ ने युवा को काफी जोर से हक कर रखा होता है और अब युवा भी थोड़ा थोड़ा होश में आने लगा था। और इस नजारे को देखते हुए ईलाओ किसी चीज के बारे में सोचते हुए कहते हैं कि लिटिल युवा उठ जाओ। और इस तरफ इस नजारे को देख के स्काई ड्रीम मन में कहता है कि ऐसा दिखता है कि इस बारी दोबारा से एक अच्छा शो देखने को मिलेगा। और ये सोचकर ये काफी ज्यादा खुश होते हुए हंसते हुए कहता है कि बिंग बिंग क्या तुम्हें पता है लास्ट टाइम भी यही लड़की थी युवाओं के साथ लेक पे। और भाई लोग आप लोगों को याद ना हो तो मैं बता दूं कि ये तब की बात कर रहा है जब मा जियाओ युवा को पहली बार ले गई थी। और इस तरफ ईलाओ बिना किसी रिएक्शन के चुपचाप युवा को ऐसे ही देख रहे होते हैं। और तभी स्काई ड्रीम और आइस एम्परर के आंख और मुंह दोनों ही खुले के खुले रह जाते हैं। और स्काई ड्रीम कहता है कि बिंग बिंग देखो माहौल गर्म हो रहा है। और इस तरफ बिंग बिंग काफी ज्यादा चौंकते हुए कहती है कि युहाओ आखिर तुम अपने हाथों को कहाँ रख रहे हो। और इस चीज को देखने के बाद भी ईलाओ कोई भी रिएक्ट नहीं करता है। और इस नजारे को देख के स्काई ड्रीम अपना मुंह दाब कर हंस रहा होता है और कहता है कि इसमें युहाओ की कोई गलती नहीं है बल्कि सिस्टर की है। और इस नजारे को देख के शर्म के मारे आइस एम्परर ने अपने हाथों से अपनी आंखों को बंद कर लिया होता है और कहती है कि ये इंसान तो सच में शर्म नाम की चीज भी नहीं जानते हैं। और इस चीज को देखने के बाद भी ईलाओ बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते हैं और कहते हैं कि लगता है कि डेमोनिक फायर को काफी ज्यादा अच्छी तरीके से कंट्रोल में ले लिया गया है। और इस बारी तो स्काई ड्रीम काफी
ज्यादा जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि इस बारी तो मैं युहा के ऊपर काफी लंबे समय तक हंसने वाला हूँ। और इस तरफ आइस एम्पर ने शर्म के मारे अपना मुंह छिपा लिया होता है और ये कहती है कि मैंने कुछ भी नहीं देखा। और फिर हमें बाथरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यो और माजियातो अब भी एक दूसरे से काफी जोर से चिपके हुए होते हैं और अब तो यहाँ तक कि ये दोनों पूरी तरीके से बर्फ में भी जम गए होते हैं। और ऐसे ही काफी समय बीत जाता है और देखते ही देखते रात हो जाती है। तो माजियातो यो को उठाने लगती है तो यो कहता है कि आखिर तुम क्या कह रही हो। तो माजियातो कहती है कि तुम अपनी आंखों को बंद कर लो और बाहर जाके मेरे लिए इंतजार करो। और फिर यो यहाँ से चला जाता है और फिर हम फ्लोर पे कुछ आइस के टुकड़े पड़े हुए देखते हैं जिनमें माजियातो और यो के कपड़े चिपके हुए होते हैं। मतलब कि बर्फ के टूटने के साथ ही इनके भी कपड़े फट गए और यो के जाने के बाद माजियातो ने अपने कपड़े बदल लिए होते हैं और इसे अब काफी शर्म आने लगी थी। और ये मन में कहती है कि ये जो फीलिंग अभी थी ये काफी ज्यादा एम्बेरेसिंग थी और ये मेरा पहली बार है जब मैं इस चीज को फील की हूँ। और वैसे तो डेमोनिक फायर काफी अच्छी तरीके से कंट्रोल हो गई है लेकिन यो के सामने वो क्या था, मैं सच में अब उसका सामना नहीं करना चाहती हूँ। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, मैं सीनियर हूँ इसलिए मुझे फोकस करने की जरूरत है। और जैसे माजियातो बाथरूम से निकल के यो के पास आती है तो हम यो को काफी डरा सहमा बैठा हुआ देखते हैं और तो इसे काफी ज्यादा शर्म भी आ रही होती है। और जैसे माजियातो आती है तो ये कहता है कि मिस जियातो मुझे माफ करना, ये मेरी ही गलती है, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया था इसलिए सच में मुझे माफ कर दो। और यो को ऐसे रिएक्ट करते देख माजियातो को ये काफी ज्यादा क्यूट लगता है तो ये उसके बालों को सहलाते हुए कहती है कि ठीक है, वैसे भी ये मेरी गलती थी। और फिर माजियातो यो को बैठ जाने के लिए कहती है और माजियातो के इस रिएक्शन को देख के यो भी थोड़ा सा हैरान होता है और मन में कहता है कि लगता है कि सिस्टर माँ गुस्सा नहीं हुई है। और फिर माजियातो यो से कहती है कि तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है और तुम्हारी बजाय मुझे ही तुम्हें सॉरी कहना चाहिए। और क्योंकि मैं डेमोनिक फायर के कंट्रोल में थी जिस वजह से मैंने अपनी कॉन्शियसनेस को खो दिया था, जिस वजह से फोर्सफुली मेरी डेमोनिक फायर तुम्हारी बॉडी के अंदर चली गई। लेकिन ये काफी अच्छी बात है कि तुम ठीक हो। और इनकी सारी बातों को यह काफी ध्यान से सुन रहा होता है और तभी माजियातो चिल्लाते हुए कहती है कि लेकिन बाद में जो हुआ वो बस एक एक्सीडेंट था, सिर्फ एक एक्सीडेंट समझ में आया और अभी तुम काफी छोटे हो तो तुम इस बारे में ज्यादा मत सोचना। और अचानक से इनका जो बिहेवियर चेंज होता है इस वजह से यह चौंक जाता है और कहता है कि हाँ मैं समझ गया। और फिर माजियातो कहती है कि मेरी फैमिली के अलावा तुम पहले इंसान हो जिसने मेरी बॉडी को छुआ है और ये पहली बार नहीं है, तो फिर तुम कैसे इस चीज की जिम्मेदारी लेने वाले हो। और माजियातो के इन बातों को सुन के यो काफी ज्यादा घबरा जाता है। तो माजियातो कहती है कि ठीक है चलो अब तुम इतने भी ज्यादा नर्वस मत हो, मैं तो बस तुम्हारे साथ खेल रही थी, टच तो एक टच होता है लेकिन तुम अब भी एक बच्चे हो तो मैं इस चीज पे ज्यादा कुछ ध्यान नहीं दूंगी। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि अगर तुम चाहो तो तुम मुझे अपनी ओल्डर सिस्टर कह सकते हो, इस तरीके से तुम मेरी फैमिली होगे और मेरा छोटा भाई बनने के काफी सारे फायदे हैं। और जो कोई भी तुम्हें बुली करने की हिम्मत करेगा मैं उसे जला के सुअर में बदल दूंगी। और माजियातो की इन बातों को सुन के युहा अपनी मदर को याद करने लगता है और माजियातो ने ये जो कहा था अगर तुम चाहो तो तुम मुझे अपनी बड़ी सिस्टर कह सकते हो और जो कोई भी तुम्हें बुली करने की हिम्मत करेगा मैं उसे जला के पिग में बदल दूंगी। इस बात को सुन के युहा काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और माजियातो को बिग सिस्टर कह के इसके काफी जोर से गले लग जाता है और जोर जोर से रोने लगता है। और युहा को ऐसे अचानक से फूट फूट के रोता देख माजियातो अभी काफी हैरान होती है और ये कहती है कि लिटिल ब्रदर आखिर तुम अचानक से रोने क्यों लगे। और युहा जब रो रहा होता है तो माजियातो इसको सहलाने लगती है और इस तरफ युहा रोते रोते सो जाता है। और युहा को ऐसे सोया हुआ देख माजियातो कहती है कि ये तो सो गया, लगता है कि ये काफी ज्यादा थक रखा था और तोरी काफी देर तक भी रोया है। और इस तरफ युहा नींदों में कहता है कि मदर लौटाओ और मुझे ऐसे छोड़ के मत जाओ। और युहा की इन बातों को सुन के माजियातो मन में कहती है कि बेचारा बच्चा, लगता है कि इस बच्चे ने काफी कुछ सहा है और मुझे नहीं पता था कि इसके दिल में इतना दर्द भरा हुआ है। तुम्हारी ये सिस्टर अब से तुम्हें काफी अच्छी तरीके से ट्रीट करेगी। और ऐसे ही इन दोनों की रात बीत जाती है और फिर हम अगले दिन युहा के रूम का सीन देखते हैं जहाँ पे वांग डोंग युहा के बेड के ऊपर आड़ा टेढ़ा पड़ा हुआ सो रहा होता है और तभी कोई अचानक से काफी जोर से इसके पिछवाड़े पे मारता है और ऐसा करने वाला और कोई नहीं हमारा प्यारा युहा होता है। और ये हंसते हुए खुश होते हुए कहता है कि तुम्हारे पिछवाड़े पे तो सूरज चमक रहा है कुंभकर्ण, अब चलो भी जल्दी से उठ जाओ। और इस वजह से वांग डोंग की नींद खुल गई होती है और युहा को देखते हुए कहता है कि युहा आखिर तुम कल रात कहाँ थे और तो और तुमने ये कपड़े पहले भी नहीं पहन रखे थे। तो युहा कहता है कि मैं सिस्टर की मदद कर रहा था उनकी डेमोनिक फायर को सप्रेस करने में, जिस वजह से वो
कपड़े खराब हो गए थे, इसलिए ही मैंने ये नए वाले पहन लिए। और सिस्टर को सुन के वांग डोंग चौंक गया होता है और ये कहता है कि ये सिस्टर क्या वही मा जियाओताओ है। जिसपे युहा काफी ज्यादा खुश होते हुए कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, अब से मेरे पास एक प्यारी बहन है जिसकी मैं रक्षा करूंगा। वांग डोंग क्या तुम्हें पता है कि आज मैं कितना ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि आखिरकार मुझे दोबारा से फैमिली मिल गई है। और युहा की ये बात वांग डोंग को तीर की तरह चुभती है और एक तरीके से इसका दिल ही टूट जाता है और इस वजह से ये काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और मनी मन युहा को इडियट कहते हुए कहता है कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, तुम्हारे पास अब भी मैं हूँ। और वांग डोंग की इस बात को सुन के युहा भी थोड़ा सा चौंक जाता है और कुछ भी नहीं कह पाता है। और वांग डोंग मन में कहता है कि युहा इडियट, क्या तुम्हें नहीं पता है कि तुम कभी अकेले थे ही नहीं, मैं हमेशा से तुम्हारे साथ ही था। और वांग डोंग का ऐसा इमोशनल होता हुआ देख युहा उसे शांत करते हुए कहता है कि वांग डोंग बेवकूफ गधे, ये बिल्कुल भी सेम नहीं है। मैं सिस्टर जियाओताओ से माँ की ममता को महसूस करता हूँ और हम तो ब्रदर्स हैं, तो ये कैसे सेम हो सकता है। और युहा की इस बात को सुन के वांग डोंग की बोलती बंद हो जाती है और मन में कहता है कि इसने सही कहा और मैं ना जाने ये क्या करने लगा था। और फिर युहा यहाँ से जाते हुए कहता है कि चलो ठीक है, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे बारे में चिंता करते हो और चलो अब मैं जाके हाथ मुंह धो लेता हूँ, जिसके बाद हम टीचर वांग के पास चलेंगे। और फिर हम वांग डोंग को देखते हैं जिससे अब काफी ज्यादा शर्म आ रही होती है और मन में कहता है कि ये मुझे अब काफी ज्यादा गुस्सा दिला रहा है, बस तुम इंतजार करो, वो दिन भी जरूर आएगा। और जैसे युहा रूम के बाहर आता है तो ये काफी ज्यादा घबरा सा जाता है और मन में कहता है कि अभी जो मेरे दिल में फीलिंग थी वो क्या थी, क्या वांग डोंग मुझे उस तरीके से देखता है, नहीं मैंने पक्का ये गलत सेंस किया होगा। चलो छोड़ो, मुझे इस फीलिंग को जल्द से जल्द भूलना होगा क्योंकि मैं एक नॉर्मल लड़का हूँ। और फिर हमें मीटिंग रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे टीचर वांग सीरियस होते हुए कहते हैं कि जो दूसरा मैच था वो भी फिनिश हो चुका है, जिसे सन मून किंगडम की रॉयल सोल स्पिरिट एकेडमी ने जीता है और उन्होंने इस मैच को बड़ी ही आसानी से जीता है। तो यह कहता है कि उनका अपोनेंट तो दी याओ एकेडमी थी ना, जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो आखिर ऐसा कैसे हो गया। तो टीचर वांग बताते हैं कि उनका जो कैप्टन मारू लोंग है, एक बारी जो वो स्टेज पे पहुंचा तो मैं बस डिस्क्राइब ही कर सकता हूँ कि वो कितना ज्यादा टेरिफाइंग था। और ये समझ लो कि उसने अकेले ही दी याओ एकेडमी को संभाल रखा था और इसने अकेले नहीं पूरे टीम को काफी तगड़ी टक्कर दी और इनका ये जो मैच था ये काफी जल्दी खत्म भी हो गया। और इसी वजह से मैंने तुम लोगों को उनका मैच नहीं देखने दिया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम लोग उस चीज को देख के घबरा जाओ, क्योंकि उन सभी की ही स्ट्रेंथ काफी खतरनाक है। तो इनकी इस बात को सुन के जूसान से आगे आके कहता है कि टीचर वांग आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी चिंता करने के लिए। मेरा एक सवाल है कि अगर ओरिजिनल टीम यहाँ पे होती तो हमारे जीतने के चांसेस क्या होते। तो टीचर वांग कहते हैं कि कम होते। तो इस बात को सुनकर जूसान से खुश होते हुए अपनी बाहों को फैलाते हुए कहता है कि तो फिर इसमें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, और आपने तो कहा था ना कि अगर हम हार भी जाते हैं तब भी हमने जो करना था हम कर चुके हैं, तो फिर क्या हो अगर हम हार भी जाते हैं और हम सभी ने ही वो किया जो हम कर सकते थे। और तभी जूसांसी थोड़ा सीरियस होते हुए कहता है कि और एक और चीज कि ये पहली बार नहीं है जब हमारे साथ कोई मिरेकल हुआ हो, और आप तो जानते ही है ना कि हम शेरेक हैं, इसलिए टीचर वांग आप चिंता मत करिए, आप रिलैक्स कर सकते हैं। और सांसी वही कह रहा है जो हम सभी सोच रहे हैं। तो यह कहता है कि शेरेक का हर एक पर्सन अपना पूरा जोर लगाएगा, जिसके बाद ये सभी मिलके कहते हैं कि हम जरूर जीतेंगे। और इनके इस दृढ़ निश्चय को देख के टीचर वांग भी काफी खुश होते हैं। और इसी के साथ फ्रेंड्स एपिसोड भी हमारा यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।